पूरा हो गया था इल्तुतमिश? हैं? कहाँ तक? पक्का? चलो। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? गुलाम वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290, यानी भारत की धरती पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। इसमें कितने वर्ष का शासन था? 84 वर्ष का। और इस 84 वर्ष को 11 शासकों ने शासित किया, हाँ है ना? जिनमें से पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा चौथा पांचवी, छठा बहराम शाह, सातवां मसूद शाह, आठवां नासरुद्दीन महमूद, दसवां नहीं नवा वल्लभन, 11वां कैकुबाद, और 12वां क्यूमर्स। मेरी बात समझे? तो इन 11 शासकों में से हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरा पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया? आराम शाह का कुछ समय का शासनकाल याद आया? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1210 है। 1210 में घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई पोलो खेलते समय। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठ गया। लेकिन आराम शाह कैसा शासक है? अयोग्य शासक है, कमजोर शासक है। इस समय बेबी दिल्ली है। दिल्ली क्या है? एक बच्चा है। बच्चे को बड़ा करना है, और बच्चे को बड़ा करने के लिए राजा का शक्तिशाली होना आवश्यक है। ऐसे में ये क्या होगा? जनता इससे दुखी हो जाएगी, और जनता इल्तुतमिश से कहेगी कि आप राजा का पद ग्रहण करें। ऐसे में आराम शाह इजीली अपने पद को नहीं छोड़ेगा, तो दोनों के मध्य होगा युद्ध। याद आया? जिसको किस नाम से जान रहे हैं? जूत का युद्ध, है ना? इसमें इल्तुतमिश जीत जाएगा और आराम शाह को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की गद्दी किसने संभाली? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पढ़ लिया था हमने, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1210 से लेकर 1236। तो इल्तुतमिश ही वास्तविक शासक है, इसकी चर्चा हो चुकी है। वास्तविक शासक क्यों है? तो हमने देखा था कि पहले तो इसने दिल्ली, अपनी लाहौर से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर कराई, यानी ये दिल्ली को उसने अपना मुख्य केंद्र बना लिया। राजा जहां का शासक है वहीं से शासन कर रहा है। दूसरा, इसने अपने साम्राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से, दोनों से सफलतापूर्वक बचा लिया। तो हमने बाह्य आक्रमण किसके किसके देखे थे? यहाँ बाह्य आक्रमण से खतरा किसको है? इल्तुतमिश को। तो बाह्य वाले सिंध और गजनी। तो सिंध में बैठा है कुबाचा और गजनी में बैठा है यालदोज। ये दोनों भी दिल्ली को हथियाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन का ऐबक है इल्तुतमिश। गद्दी प्राप्त होनी चाहिए थी मोहम्मद गौरी के किसी दास को, लेकिन गद्दी प्राप्त हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक के दास को। ऐसे में जो मोहम्मद गौरी के दास बचे हैं, यालदूज और कुबाचा, इनके बीच क्या होगा कि गद्दी हमें चाहिए, गद्दी हमें चाहिए। ऐसे में दिल्ली की ओर कूच करेगा कौन? यालदूज। और यालदूज को इल्तुतमिश मारेगा, हरा देगा, मृत्यु कर देगा। ठीक। ऐसे में जब यालदूज की सेना दिल्ली से वापस भाग रही होगी, कहाँ पर मिलेगी? सिंध में कुबाचा बैठा है ना,
तो सिंध में जैसे ही कुबाचा देखेगा कि याल्दुज की सेना हार गई है, ये इतना खौफ से डर जाएगा इल्तुतमिश के कि सिंधु नदी में जाकर कूदकर आत्महत्या कर देगा। तो इस वजह से इसने बाह्य आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा कर ली। दूसरी तरफ जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई, बंगाल में एक स्वतंत्र शासक स्थापित हो गया जिसका नाम अली मर्दान खां था। अली मर्दान खां के विद्रोह को भी इल्तुतमिश ने कुशलतापूर्वक दबा दिया। ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो साम्राज्य इल्तुतमिश के लिए छोड़ा था उसको बचा के रखने का काम किसने किया? इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? वास्तविक शासक। मेरी बात समझे? इसी के साथ साथ जब ये मजबूत शासक है, वास्तविक शासक इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने एकता जैसी व्यवस्था का शुभारंभ किया। एकता व्यवस्था याद आ गई? हाँ, भूमि को छोटे मतलब साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका टुकड़ा सैनिकों को बांट देना ताकि सैनिक इल्तुतमिश के लिए लॉयल रह पाए। ठीक है, इसके साथ क्या किया इसने? अपने साम्राज्य को संचालित करने के लिए इसने 40 दल का गठन किया और 40 सरदारों को अपने आसपास रखना शुरू कर दिया कि शासन चलाने में कोई भी दिक्कत होगी तो वो उसकी सहायता कर सकते हैं। फिर क्या किया? इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक है इसलिए इसने मुद्रा व्यवस्था को संचालित किया था। याद आया? तो मुद्रा व्यवस्था को संचालित करने के क्रम में इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए, एक जीतल और दूसरा टका। जीतल तांबे का है और टका, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया या जीतल नामक सिक्का किस मुद्रा में निर्मित है? तो कौन सा है? तांबा है। और किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। मेरी बात समझ लो? तो इल्तुतमिश का सारा अध्ययन हम कर चुके हैं। अच्छा, कोई पूछे एकता व्यवस्था का पहली बार उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आप कहेंगे सियासतनामा में ना। सियासतनामा किताब नहीं लिखी है, देखना वीडियो में डिस्कस किया है हमने। सियासतनामा में किया। सियासतनामा किताब है किसकी? निजामुल मुल्क अल्तमस। कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना, सही आ जाएगा। अब इल्तुतमिश हम पढ़ चुके हैं। अब आने वाले इल्तुतमिश के बाद कितने शासक पढ़ेंगे हम? रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, आराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। आज की क्लास में 4 शासक पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। शुरू करें? चलो। इल्तुतमिश की हो गई डेथ, हो गई। कब हुई? 1236। गुलाम वंश की गद्दी खाली, कौन बैठेगा? उसके बहुत सारे पुत्र हैं, तो रुकनुद्दीन फिरोज भी पुत्र है, रजिया पुत्री है, उसके कई सारे पुत्र और एक पुत्री है। ठीक, लेकिन इल्तुतमिश को पता था कि उसके जो पुत्र हैं वो योग्य नहीं है। ऐसे में अपनी डेथ से पहले 1231 में वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में रजिया को चुन चुका था। उसका मानना था कि मेरी मृत्यु के बाद गुलाम वंश की गद्दी पर रजिया को बैठना चाहिए। लेकिन सोचो उस समय की मनोस्थिति कैसी होगी? मेल ईगो, पुरुषवादी समाज, हर आदमी अपने आप को ऊंचा करेगा। ऐसे में क्या लड़की शासिका बनेगी और इसको समर्थन मिलेगा? नहीं मिलेगा। डेथ हुई, डेथ के बाद रजिया को बैठना चाहिए था, लेकिन बैठा कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? टाइम पीरियड क्या है? 1236 से 1236 बैठ गया। ठीक, इसके बारे में कहा जाता है बहुत ही सीधा, सरल स्वभाव। ठीक, थोड़ा बहुत योग्य, लेकिन उसकी ये योग्यता शासक बनने की योग्यता को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। वो किसी और मामले में अच्छा था, सीधा साधा था, आक्रामक नहीं था, युद्ध नहीं करता था। क्या करता था? अब बताओ, एक भयानक शासक, एक अच्छे शासक, एक शक्तिशाली शासक का बेटा अगर कमजोर होगा तो ये अपने आप में घुट रहा होगा कि नहीं घुट रहा होगा? तो जब ये घुट रहा था तो ये इसने क्या पीना शुरू कर दी? दारू। दारू के नशे में रहता था। शासन चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको इससे मतलब नहीं था। लेकिन एक इसकी मम्मी है जिसका नाम है
शाह-तुर्कान। क्या नाम है? यानी ये किसकी वाइफ होगी? इल्तुतमिश की। और किसकी मम्मी है? रुकनुद्दीन फिरोज की। उसको ये दिख रहा था कि ऐसे सरल स्वभाव वाला व्यक्ति ज़्यादा समय तक गुलाम वंश का शासक नहीं चला पाएगा। तो बैलेंस करने के लिए, इसकी कमजोरी को छुपाने के लिए शाह तुर्कान ने क्या किया? इल्तुतमिश के बहुत सारे पुत्रों की हत्या करवा दी ताकि शासक का कोई उम्मीदवार सामने ना आए। क्या किया पहले उसने? इल्तुतमिश के बहुत सारे पुत्रों की हत्या करवा दी। किसने? शाह तुर्कान ने। दूसरा काम किया कि जनता को प्रभावित करने के लिए, कि जनता रुकनुद्दीन फिरोज को सपोर्ट करती रहे, ऐसे में उसने क्या किया? लाखों में दान देना शुरू कर दिया। बात समझना, बैलेंस करोगे ना, किसी की कमजोरी को छुपाओगे तो कैसे? बांटते रहो, दान दान करते रहो, ताकि इसकी कमजोरी पर्दे के पीछे छुपी रहे और ये आदमी शासक बना रहे। जब वो लाखों में दान कर रही होगी तो कुछ समय बाद सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। क्योंकि ये शासक है कैसा? सीधा साधा भोला भाला। ये आक्रमण नहीं कर रहा है, ये किसी प्रदेश को लूट नहीं रहा है। तो जब लूटेगा नहीं तो पैसा आएगा क्या? पैसा आएगा नहीं, बल्कि पैसा लगातार जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लाखों में दान कर रही है। ऐसे में सरकारी खजाना खाली होगा। अब सोचो, दिल्ली की जनता में के बीच सरकारी खजाना खाली, बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में क्या होगा? जनता विद्रोह करने की ओर आ जाएगी कि नहीं आएगी? और 6, 7, 8 माह के बीच रुकनुद्दीन फिरोज के खिलाफ जनता ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। मौका किसको मिला? रजिया को। ये बात समझे? रजिया ने पहने लाल कपड़े, लाल कपड़ा किसकी निशानी? न्याय की निशानी। किसकी निशानी? न्याय की। लाल कपड़े पहन के रजिया दिल्ली की सड़कों में निकल पड़ी। और लाल कपड़े क्या दिखा रहे हैं? कि मुझे न्याय चाहिए। किससे न्याय चाहिए? जनता की न्याय से मांग रही, जनता से मांग रही है न्याय। और जनता ने न्याय करते हुए, यानी जनता ने अपनी मर्जी से किसको नया शासिका चुन ली? आ गई मेरी बात? तो ऐसी कौन सी महिला है जिसको जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुना? मेरी बात समझे? ये एशिया की पहली ऐसी महिला है जो पूर्ण रूप से शासिका बनी। कैसी? यानी संयुक्त शासन नहीं कर रही है। ये 4 साल, 3 साल 8 माह, कितने? 3 वर्ष 8 माह गद्दी को प्राप्त करेगी। इन 3 वर्ष 8 माह के दौरान रजिया ने पूरी तरह से शासन किया है। अपने भाई के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपने पति के साथ संयुक्त शासन नहीं किया। इस वजह से ये भारत नहीं, विश्व, एशिया की पहली शासिका के रूप में सामने आती है। मेरी बात समझे? क्या इसके पहले कोई महिला शासिका बनी है? बनी है, लेकिन संयुक्त शासन से बनी है। वो शासन की गद्दी पर बैठी है, लेकिन साथ साथ कोई और बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री के साथ शासन किया था। उसको क्या शासन कहोगे? संयुक्त शासन। अब पहुंचो वहां पर सातवाहन साम्राज्य। सातवाहन साम्राज्य में तुमने नागनिका का नाम पढ़ा था। ये किसकी पत्नी है? नागनिका सातकर्णी फर्स्ट की लड़की पत्नी है ना। जब सातकर्णी फर्स्ट की मृत्यु होगी तो नागनिका अपने पुत्र हाल के साथ संयुक्त शासन करेगी। तो पहली शासिका तो वो है, लेकिन पूर्ण रूप से शासन करने वाली कौन है? रजिया। बात समझ गए? पक्का? तो किसने चुना? यानी 6 कितने 6, 7, 8 माह के बाद रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से उतार दिया गया और शासिका के रूप में कौन आ गई? रजिया। टाइम पीरियड 1236 से 1240। समझ गए? अब जैसे ही ये शासिका बनेगी, ये अपने नेचर में तुरंत परिवर्तन कर देगी। महिला है तो पहले क्या पहन रही होगी? है चूड़ीदार सूट, सलवार, साड़ी, लहंगा, यही पहन रही होगी। लेकिन जैसे ही शासिका के रूप में बनी, इसने कौन से वस्त्र धारण किए?
कुबहा मतलब कुर्ता और कुल्हा मतलब टोपी। यानी इसने तुरंत ही अपने आप को एक पुरुष की तरह स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया। अब सोचो समाज कैसा है, मेली को, ठीक। 40 दल का गठन हो चुका है, कौन कर चुका है? इल्तुतमिश। याद आया? इल्तुतमिश ने 40 दल का गठन किया था, जिसमें 40 लोग का समूह है। ये कौन है? अमीर सरदार। ऐसे में इनके ऊपर शासन कौन कर रहा है? रजिया नामक एक महिला। पुरुष होता तो कोई दिक्कत ना होती। अचानक से इनका मेल ईगो जाग गया। किसका? इन अमीरों का, कि हम इतने शक्तिशाली हैं, हम किसी महिला के अंडर में शासन नहीं करेंगे। समझ लो क्या होगा? हुआ ये रजिया के शासक बनने के तुरंत बाद ही विद्रोह में वो शामिल हो गई। नहीं समझे? विद्रोह करने वाले कौन है? 40 दल के अमीर सरदार। आगे ना समझे? क्यों किया विद्रोह? क्योंकि इसका पूरा मेल ड्रेसअप कर लिया रजिया ने, और मेल ड्रेसअप करने के बाद ये स्वयं को पुरुष की तरह दिखाने लगी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन उस समय का समाज कैसा है? कट्टरवादी समाज है, पुरुषवादी समाज है। मेल ईगो जागेगा और अमीर सरदारों ने रजिया के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इन 40 लोगों में 4 सर्वाधिक शक्तिशाली सरदारों की चर्चा हम करेंगे। पहला एतगीन, ये बहुत सर्वाधिक शक्तिशाली सरदार है। किसके शासनकाल में? रजिया के शासनकाल में। दूसरा कबीर खां अयाज, ये भी शक्तिशाली है। तीसरा अल्तुनिया, और चौथा जलालुद्दीन याकूत। नाम याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इस पर, इस पर, इस पर। ठीक है, जब मध्यकाल का पेपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे तब ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है यूपीएससी कभी भी मध्यकाल के लेवल को बढ़ा दे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दे। तो ये सब चीजें तब अगर सही हो जाएंगी तो लॉटरी लग जाएगी। बात समझे? कितने शासक? एतगीन, कबीर खां, अल्तुनिया, जलालुद्दीन याकूत सरदार हैं। तो किसी इक्ता के सरदार होंगे ना। साम्राज्य किसमें बटा है? इक्ता में। तो ये देखो, एतगीन जो है वो दिल्ली के पास की इक्ता का सरदार है, यानी कहाँ का गवर्नर है? दिल्ली का। कबीर खां अयाज लाहौर का। अल्तुनिया, तराइन का युद्ध कहाँ हुआ था? तराइन कहाँ पर है? पंजाब के भटिंडा। और जलालुद्दीन याकूत रजिया के अस्तबल का प्रधान था। किसका प्रधान था? यानी रजिया की जो घुड़सवार सेना थी उसका प्रधान था। देखो, घोड़ों की जो पूरी देख रेख है वो कौन कर रहा है? लेकिन है कौन? सरदार। रजिया जब शासक बनी, ये तुर्क नहीं है, ये तुर्की नहीं है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना। ये कौन है? ये तुर्की नहीं है, बल्कि अबीसीनिया का एक हबसी है। कहाँ का हबसी है? अबीसीनियाई हबसी है, तुर्की नहीं है। रजिया ने जैसे ही शासन संभाला, इस 40 दल में, कौन सा दल? 40 दल में जो व्यक्ति योग्य होगा वो उसमें एंटर कर सकेगा। उसका तुर्की होना जरूरी नहीं था। याकूत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, तुर्की नहीं था, इसके बावजूद भी उसने क्या कर दिया? जलालुद्दीन याकूत को 40 दल में शामिल कर लिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सरदारों में तुर्की नहीं था फिर भी 40 दल का सदस्य था? कौन है? याकूत। अब इसका काम क्या है? घोड़ों की देखरेख कर रहा है। रजिया है कैसी? छोटी सी महिला है, घोड़ों पर बैठ नहीं पा रही है, तो घोड़ों में बैठाने के लिए ये इसको सपोर्ट करता था। किसको? और देखने वाले लोग सोचते थे कि दोनों के बीच अफेयर अपने चरम तक पहुंच चुका है, यानी मोहब्बत परवान चढ़ चुकी है। ऐसा था या नहीं था पता नहीं, लेकिन लोग देखकर क्या लगाते हैं अनुमान?
की सहायता कर रहा है, इसको कमर से पकड़ के उठा रहा है, तो यानी दोनों के बीच क्या होगी, मोहब्बत होगी, अफेयर होगा। गलत था, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये कौन है, गैर तुर्की है लेकिन चालीसा दल का सदस्य है। कौन है, अबीसिनिया का हफ्सी है। बाकी सब तीनों कौन है, तुर्की हैं। ऐसे में जब चारों लोग मिले तो उन्होंने क्या किया, ये देख लिया रजिया को उठा के कौन बैठा अलग घोड़े पे, रजिया के खिलाफ विद्रोह करने का मौका मिल गया। बात समझे, चिढ़े पहले से थे, मौका और मिल गया, विद्रोह होगा। अब विद्रोह सबसे पहले किया किसने, लाहौर। क्वेश्चन समझना ध्यान से, विद्रोह कहाँ हो रहा है, लाहौर में। रजिया बैठी कहाँ है, दिल्ली में। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जब रजिया के खिलाफ विद्रोह करना था तो आपने लाहौर को क्यों चुना, दिल्ली में कर सकते थे, ये भी दिल्ली में है और ये भी। तो रजिया के खिलाफ पहला विद्रोह लाहौर में क्यों हुआ, दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, बनेगा ना क्वेश्चन। नहीं सर पर आंसर बताओ। क्या वजह होगी, हाँ? तुरंत दबा देगी, हाँ। दिमाग लगाओ, वो सासिका है यार, 40 सरदारों में 4 ही तो उसके विरोध में हैं, दबवा देगी तुरंत, इनको तो पटक के मारेगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन समझो, जब रजिया दिल्ली में बैठी है और दिल्ली में भी इसके खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग हैं, तो इन्होंने विद्रोह क्यों नहीं किया, इसने क्यों किया, या इससे ही क्यों करवाया गया, लाहौर में ही क्यों करवाया गया। सारा दिमाग एतकीन दे रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो लाहौर में विद्रोह कराने के लिए बोल रहा है। दिमाग लगाओ, अभी आज ही क्लास में चर्चा हुई है, लगाओ लगाओ लगाओ। नहीं लग पा रहे हो, रजिया को चुना किसने, दिल्ली की जनता ने। अगर दिल्ली में विद्रोह होता तो जनता रजिया के साथ, तो पक्की बात थी विद्रोह दब जाता ही जाता। लाहौर में थोड़ा चांस था कि विद्रोह हो सकता है। मेरा पॉइंट पकड़ पाए, नहीं समझे। जनता, रजिया को चुना किसने, तो दिल्ली की जनता अलग है और तुर्की सरदार अलग है। ऐसे में अगर दिल्ली में होता विद्रोह तो रजिया के सामने के साथ कौन खड़ी थी, जनता से बड़ी किसी के पास शक्ति होती है क्या। इस वजह से एतकीन ने कहा कि हम विद्रोह करेंगे तो दबा दिए जाएंगे, याकूत करेगा तो दबा दिया जाएगा, तो क्या करो, लाहौर को चुनो और लाहौर से विद्रोह करो। आ गई बात समझ में, पक्का। जैसे ही विद्रोह हुआ, रजिया दौड़ी दौड़ी आई और इनको हरा के, नहीं मारी नहीं, हरा के वापस, मतलब कस के इनको कुटाई हुई होगी कि विद्रोह करोगे तो ऐसे ही मारे जाओगे, छोड़ दिया था उसने, ठीक। तो पहला विद्रोह क्या हो गया उसका, असफल हो गया। लेकिन ये बहुत चालाक, और इसके साथ ये भी बहुत चालाक। जैसे ही विद्रोह पहला असफल हुआ, इन्होंने फिर आपस में सेटिंग की, किसने, एतकीन और अल्तूनिया ने, और दोनों ने मिलकर एक साथ विद्रोह की घोषणा कर दी। किसके खिलाफ, रजिया। रजिया जैसे ही निकली दिल्ली के एतकीन की तरफ, दोनों साथ में हैं, विद्रोह हुआ, रजिया हार गई। यानी एतकीन और अल्तूनिया ने मिलकर मिस्री सेना को मिलाकर रजिया को हरा दिया। और जैसे ही हराया, अल्तूनिया ने भटिंडा के पास जेल में उसको कैद कर दिया। किसको, रजिया जेल में, दिल्ली की गद्दी खाली। इसके मौका मिल गया, क्या कह रहा है कि मैं नहीं बनूंगा बल्कि आने वाला शासक कौन होगा, बहराम शाह। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बस समझते रहना। रजिया ने शासन संभालते ही विद्रोह को झेला है। पहला विद्रोह कबीर खां है, जिसको दबाने में वो सफल हो गई। दूसरा विद्रोह अल्तूनिया और एतकीन ने साथ में मिलकर किया, रजिया हार गई और रजिया को कैद कर लिया गया। अल्तूनिया अलग पड़ गए, याकूत का कोई रोल अभी आया नहीं है, कबीर खां है अयाज हार चुके हैं। इस सारे विद्रोह से ध्यान लगाओ, फायदा किसको हो रहा है, किसके कहने पर नया शासक बन रहा है, एतकीन के कहने पर, आया ना।
यानी युद्ध हुआ और युद्ध से निकली मलाई किसने चाटी? एदगीन को सर्वाधिक फायदा हुआ रजिया के खिलाफ विद्रोह का। उसने अपनी मनपसंद का शासक बना दिया। जैसे ही शासक बनाएगा, अभी शासक बना नहीं है लेकिन घोषणा कर दी, शासक तो तब बनेगा जब अल्तुनिया और रजिया की मृत्यु हो जाएगी। अभी बता रहे हैं बहराम शाह किसके समर्थन में आ गया और एदगीन किसके समर्थन में आ गया। अब आपस में ये लगा है सरदारों के कि सबने विद्रोह किया, विद्रोह तो सबने किया रजिया के खिलाफ, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? फायदा किसको दिखाई दे रहा है? सिर्फ एदगीन को। ऐसे में इनके बीच कबीर खां अयाज, अल्तुनिया, याकूत और एदगीन के बीच क्या हो गए? मतभेद हो गए। अब क्योंकि रजिया शासिका है, रजिया शक्तिशाली, रजिया बुद्धिमान है, इस मतभेद को रजिया ने भाप लिया। क्या किया? रजिया जेल में बैठे बैठे समझ गई कि आपस में सरदार अब एक मत नहीं है, अब इनके बीच मतभेद स्थापित हो चुका है। अल्तुनिया से ये बात करना शुरू करेगी, डोरे डालने से कहते हैं, डालेगी और क्या हो जाएगी? इनके बीच मोहब्बत हो जाएगी और मोहब्बत के बाद इनका विवाह हो जाएगा। तो रजिया ने किससे शादी की? रजिया ने अफेयर किससे हुआ? था कि नहीं था वो नहीं पता, लेकिन याद रखना जलालुद्दीन याकूत अलग है, अल्तुनिया अलग है। विवाह हो गया। अब जैसे ही विवाह हो तो अपनी पत्नी को ये जेल में रखेगा, बाहर ले आया। अब दोनों मिलकर किसके खिलाफ विद्रोह करेंगे? मेरी बात समझ रहे हो? जैसे ही निकलेंगे हटा दें। यानी अब एक तरफ कौन है? रजिया और एदगीन, दूसरी तरफ कौन है? बहराम, रजिया और अल्तुनिया, और दूसरी तरफ बहराम शाह, और दोनों अपनी सेना लेके निकलेंगे। विद्रोह के रास्ते पर इनको घेरा जाएगा और रजिया फंस जाएगी गुंडों में। आज भी है ना रजिया फंसी गुंडों में। तो कौन सी रजिया? एदगीन और बहराम शाह के सैनिकों ने उसको घेरा और अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी। तो 3 साल 8 माह का जो शासन है रजिया का, वो अमीर सरदारों के विरोध में ही बीत गया। कहानी समझ में आ गई? पक्का? आगे चले। किसकी डेथ हो गई? अल्तुनिया की भी डेथ हो गई। टाइम कौन सा है? 1200। दिल्ली की गद्दी खाली, कौन बैठेगा? किसके सहयोग से? ये भी इल्तुतमिश का बेटा है। हाँ हाँ, कुछ बर्बादी सातुरकर ने, कुछ जिंदा है। ये बहराम शाह भी बेटा है, मसूद शाह भी बेटा है, नासरुद्दीन महमूद भी बेटा है। किसके? इल्तुतमिश के। ये बच गए थे। नेक्स्ट शासक 1240 से 1242, 2 साल का। किसके सहयोग से बना? एदगीन से। तो क्या ये वास्तव में शासक हुआ? कठपुतली है ये। क्या है? एदगीन कहेगा खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ, सो जाओ, जाग जाओ, दौड़ लगा दो, तो बहराम शाह वही करेंगे जो एदगीन करवाएगा इनसे। कठपुतली हैं। यानी वास्तविक शासक के रूप में अपनी शक्तियों को कौन बढ़ाएगा? एदगीन। अब इसके एहसान को बैलेंस करने के लिए, मेरी बात समझना, एहसान किया ना एदगीन ने बहराम शाह को। बहराम शाह इतने योग्य नहीं थे कि गद्दी प्राप्त कर पाते। रजिया की डेथ ना होती तो बहराम शाह जीवन में कभी शासक नहीं बन सकते। तो एहसान किसने किया? एदगीन ने बहराम शाह के ऊपर। बहराम शाह ने इस एहसान को उतारने के लिए साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक नए पद का सृजन किया। बहुत बार पूछा गया है, नायब मुल्क। ठीक है, किसका सृजन किया? एक प्रशासनिक ढांचे का। इसके पहले दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा 2 मुख्य पद। पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा पद कौन सा है? सुल्तान। इसकी सहायता के लिए वजीर। और बहराम शाह ने एक नए पद का सृजन कर दिया जिसका नाम नायब ए
मुमलकत। मेरी बात समझे? और नायब मुमलकत पद बनाया और किसको बैठा दिया? एतकीन को। आगे बस सुने। तो ये पद किसने बनाया, किसके लिए बनाया? पहला नायब मुमलकत कौन है? एतकीन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर लेना, समझ गए? अब जैसे ही नायब मुमलकत एतकीन बना, इसने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया और बहराम शाह के सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। राजा का कुछ प्रोटोकॉल होता है, जैसे उस समय की बात बता रहा, राजा के घर के सामने ही हाथी बंधेगा। क्या बंधेगा? हाथी बंधना आज भी घर के सामने क्या है, प्रेस्टिजियस है ना, किसी की लाइफ की मतलब दिखा रहा है कि हाँ बढ़िया रईस आदमी है। वैसे ही उस समय भी राजा के दरबार के सामने हाथी बंधना एक परंपरा थी। बहराम शाह के यहाँ हाथी नहीं बंध रहा है, किसके यहाँ बंध रहा है? समझ गए? बहराम शाह के दरबार के सामने नौबत बजना है, पहला हाथी और दूसरा नौबत। नौबत मतलब हाँ वही ढोल बाजा नगाड़ा, इनके यहाँ नहीं बज रहा लेकिन ये बजवा रहा है, तो ये हाथी भी बंधवा रहा है और नौबत भी बजवा रहा है। ऐसे में बहराम शाह को दिक्कत होगी, हाँ है ना, खुन्नस होगी। खुन्नस के चलते अब यार ये हमको ये कंफ्यूजन है कि एतकीन ने बहराम शाह को मरवाया कि बहराम शाह ने एतकीन को मरवाया। जो भी है, दोनों के बीच हुआ मतभेद, हो गया, और मतभेद का परिणाम निकला नहीं, गलत नहीं बोलेंगे, अभी याद नहीं आ रहा किसने किसको मरवाया, ठीक है, जो भी है। हाँ देखो, नहीं याद आ रहा यार, दिखा रहा कुछ, बहराम शाह को मारा ना। हाँ, एतकीन ने फिर देखा कि दोनों के बीच मतभेद है, एतकीन ने बहराम शाह की हत्या करवा दी। शक्तिशाली कौन है, किसको मरवा दिया, और नेक्स्ट शासक बन गया कौन? मसूद शाह। मेरी बात समझे? टाइम पीरियड 1242 से लेकर 1246। ये भी कैसा शासक है? कमजोर। इसके काल में कुछ भी नहीं हुआ, बस तुम्हें टाइम और उसका सीक्वेंस याद हो तब भी काम चल जाएगा। मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद, टाइम पीरियड 1246 से 1200, ठीक है, पक्का। इस समय आते आते एतकीन की भी डेथ हो चुकी है, तो ऐसा हो सकता है मसूद शाह ने एतकीन को मरवा दिया हो। अब नायब मुमलकत का पद क्या है? खाली है, और इसको प्राप्त करेगा गुलाम वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। कैसे प्राप्त करेगा बताएंगे। ये कौन है? नासिरुद्दीन महमूद, टाइम पीरियड 1246 से 1265। दिमाग लगाओ, गुलाम वंश के 3 भाग है ना, 3 वंश है ना गुलाम वंश में। पहला कुतुबी वंश, नहीं कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। दूसरा शमसी वंश, और तीसरा बलबनी वंश। यानी गुलाम वंश को भी तुम 3 भागों में बांट सकते हो। पहला कौन सा वंश है, दूसरा, तीसरा। तो नाम से क्या लग रहा है किसने स्थापना की होगी? ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक।
शमसी वंश इल्तुतमिश, और बलबनी वंश बलबन। ठीक है, थोड़ा समझना, कुतुबी वंश में कितने शासक गद्दी पर बैठे होंगे? दो। कौन कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। पॉइंट पकड़ पाए? शमसी वंश का अंतिम शासक कौन होगा? नासिरुद्दीन महमूद। पहला शासक कौन है शमसी वंश का? पहला शासक, अरे इल्तुतमिश संस्थापक है तो इल्तुतमिश ही होगा ना यार। बलबनी वंश का संस्थापक कौन होगा? अंतिम शासक कौन होगा? क्यूमर्स। तो नासिरुद्दीन महमूद गुलाम वंश का अंतिम शासक नहीं है, लेकिन शमसी वंश का अंतिम शासक। समझ गए ना? गुलाम वंश को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाएगा। पहला कुतुबी वंश कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, दूसरा शमसी वंश इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। यानी शमसी वंश में कितने शासक? 6। इसमें कितने शासक? 3। और इसमें कितने शासक? 6 3 9 2 11 होगा कि नहीं होगा? तो नासिरुद्दीन महमूद कौन है? शमसी वंश का अंतिम शासक। और इसके बाद बलबन का शासन शुरू हो जाएगा। देखो कैसे। टाइम पीरियड 1246 से 1265। हाँ है ना? सीधा, बहुत सीधा आदमी, बहुत सरल, बहुत धार्मिक, साम्राज्य के विस्तार करने की कोई इच्छा नहीं है। अब कुरान से जुड़ा आदमी क्या करेगा? वो उस कुरान पढ़ रहा है, टोपिया सिल रहा है, यही सब काम कर रहा है। तो इसका मुख्य काम क्या था? पहला, ये कुरान की आयतों की नकल करता था। किसकी? मतलब कुरान की आयतें पढ़ी, उनको अपनी हैंड राइटिंग से लिखना शुरू कर दिया। घंटों घंटों 2 2 4 4 5 5 घंटे ये यही काम करता था। इससे थका तो दूसरा काम ये टोपी सिलना। टोपी कौन सी? जो नमाज पढ़ते समय टोपी पहनते हैं ना, वो टोपी सिलना। तो उसका बेस्ट काम यही था, जिस वजह से इसके इन 2 कामों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ नासिरुद्दीन महमूद का दरबारी इतिहासकार, जिसका नाम है मिनहाज उस सिराज। नाम याद है अतुल जी? ये किसका इतिहासकार है? ये नासिरुद्दीन महमूद का इतिहासकार है। उसके द्वारा किए गए इन कार्यों से मिनहाज उस सिराज बहुत इम्प्रेस था, जिस कारण उसने किताब लिखी, जिसका नाम क्या है? यानी नासिरुद्दीन के ऊपर लिखी गई एक किताब। किसकी चर्चा करेगा? भाई नासिरुद्दीन के भोले भाले चरित्र की चर्चा करेगा। और ये किताब किसकी है? मिनहाजुस सिराज की। बहुत बार क्वेश्चन, एक तरफ इनका नाम और दूसरी तरफ ये किताब का नाम मैच कराने को बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है इनका? इनके दरबार में कौन इतिहासकार है? मिनहाजुस सिराज। किताब का नाम तबकात नासिरी किस पर समर्पित है? नासिरुद्दीन महमूद की। इनका प्रमुख काम कुरानों की आयतों की नकल करना और टोपी सिलना। दैट्स इट। जैसे ही ये भाई साहब गद्दी पर बैठे, बलबन दास के रूप में इनके दरबार में आया। बलबन कौन था? दास था। अफरासियाब वंश से जोड़ेगा अपने आप को, अभी नहीं, अभी सिर्फ दास है। किसका दास है? इसने देखा कि रजिया के बाद जो भी शासक बैठ रहे हैं गुलाम वंश के, वो सब कैसे कमजोर हैं। ऐसे में क्यों ना अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए। इसकी एक बेटी है और बेटी का विवाह करा देगा ये सुल्तान से। यानी बलबन ने अपनी बिटिया का विवाह किससे करा दिया? तो बलबन हो गए ससुर और नासिरुद्दीन महमूद हो गए दामाद। गद्दी पर बैठा कौन? दामाद। काम कर कौन रहा है? ससुर। और जैसे ही शादी हुई,
नायब ए मुमलकत का जो पद खाली था उस पे कौन बैठ गया? बलबन। आप कुरान की आयतें लिखिए, टोपी सी लिए, प्रशासन हम संभाल लेंगे। और मुमलकत नामक पद को इतना ज़्यादा इसने बढ़ा दिया कि बलबन जैसे ही इनकी डेथ होगी, इनके कार्यकाल के दौरान सारा काम कौन कर रहा है? तो बलबन को प्रशासन की सारी जानकारी हो गई, प्रशासन को साम्राज्य को चलाने की सारी जानकारी हो गई। अब वेट किसका होगा? मृत्यु का। और जैसे मृत्यु होगी कौन बैठ गया गद्दी? 1265 से 1287। आगे बात समझ में? अब ये है सबसे प्रतापी नहीं शक्तिशाली खूंखार राजा, समझे? तो कई सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल यही बलबन है जो राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित करेगा कि राजा कोई और नहीं बल्कि जिल्ले इल्लाह है, ईश्वर की छाया है। और राजा जो भी आदेश दे रहा है वो राजा नहीं बल्कि अल्लाह आदेश दे रहा है। राजा के आदेश का पालन ना करना अल्लाह के आदेश को पालन ना करने के बराबर है। तो बिल्कुल भयानक तरीके से जनता को क्रूरता से बांध देगा। इसकी नीति होगी लौ और रक्त की नीति। अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में ये तलवार का खूब यूज करेगा और खूब सारा खून बहाएगा, समझे? तो ये चीज होगी अब कल। कितने पढ़ लिए हमने? तो गुलाम वंश में हमने कितने शासक? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, दूसरा टाइम पीरियड 1206 से 1210। इसके बाद आराम शाह, आराम शाह का शासन के काल 1210, ठीक है। जून के युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराया और शासक बनकर 1210 से 1236 तक क्या किया? शासन किया। इल्तुतमिश के बाद बैठना चाहिए था रजिया को, लेकिन गद्दी पर बैठा कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। टाइम पीरियड 1236। आ गई कौन? रजिया 1236 से 1240। विद्रोह के शिकार के बाद मृत्यु और गद्दी किसको मिली? बहराम शाह 1240 से 1242। इसके बाद मसूद शाह 1242 से 1246। और उसके बाद नासरुद्दीन महमूद 1246 से 1265। अब आएगा बलबन। तो बस 3 शासक। बलबन का लंबा टॉपिक है। बलबन, कैकोबाद, क्यूमर्स। और क्यूमर्स को हराकर जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना कर देगा। ठीक है, चलो मिले कल। डाउट वाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना ये क्लास के बाद, ठीक है।